बिहार के पश्चिमी चंपारण में एक शहर है बेतिया। नेपाल बॉर्डर से काफी करीब ये वो जगह है जिसकी जड़ें कई शासकों, हिंदी साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन और असहयोग आंदोलन जैसे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी है। बहरहाल 18वीं सदी में अंग्रेजों ने यहाँ राजशाही खत्म करके नया गवर्नेंस लागू करा और शासकों को पद दे दिए गए, यानी कि उन्हें जमींदार बना दिया गया। जमींदारों का काम था कि वो किसानों से जमीन पर लगने वाले टैक्स वसूल कर ब्रिटिश सरकार को सौंपें। वैसे तो बिहार के जमींदारों के कई किस्से हैं। मुगल काल से ही बिहार में उनका दबदबा रहा है। इन्हीं में एक बेतिया राज के जमींदार थे। 17वीं सदी में उग्रसेन सिंह ने बेतिया राज की स्थापना की थी। बेतिया राज और चंपारण के किसान इस नाम की किताब में लेखक बादशाह चौबे लिखते हैं, उग्रसेन सिंह मुगल दरबार में अधिकारी थे। राजा टोडरमल ने इनके काम से खुश होकर 1627 में चंपारण के शासन का भार सौंपा था। इन्होंने बेतिया को अपने शासन का केंद्र बनाया और उनका राज बेतिया राज कहलाया। बेतिया को बिहार की दूसरी सबसे बड़ी जमींदारी कहा जाता था। अब इससे पहले कि आप कमेंट बॉक्स में पूछें कि सबसे बड़ी जमींदारी किसके पास थी, वो भी बता देते हैं। दरभंगा राज के शासक सबसे बड़े जमींदार थे। वो राजा, फिर महाराजा और फिर महाराजाधिराज कहलाए। उनका किस्सा कभी और। आज बात बेतिया राज की। बेतिया राज कितना अमीर था, इनके अधीन कितनी जमीन आती थी और इसका मालिकाना हक किसके पास था, यह हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि आज़ादी के बाद भी 2024 तक सरकार ये नहीं तय कर पा रही थी कि इसका वारिस कौन है। एक और ताजुब वाली बात ये कि पिछले 128 साल तक यहाँ अंग्रेज़ों का कानून चलता रहा। ये कौन सा कानून था और 2024 में बेतिया राज में आने वाली 15,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन किसे मिली, शुरुआत से जानेंगे पूरी कहानी आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज कहानी करोड़ों की संपत्ति वाले बेतिया राज की। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। बेतिया राज के संस्थापक राजा उग्रसेन के बाद एक एक कर 10 राजा हुए। 1762 में बेतिया राज के चौथे शासक हुए राजा ध्रुव सिंह। उन्हें कोई बेटा नहीं हुआ, इसलिए बेटी बेंगा बाबुई के बेटे जुगल किशोर को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बना लिया। 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है। अंग्रेज जीत जाते हैं और एक समझौता होता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसके मुताबिक ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत में टैक्स इकट्ठा करने का अधिकार मिल गया। बंगाल प्रांत में तब आज का बांग्लादेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा आता था। अंग्रेज इन इलाकों से मोटा टैक्स वसूलते थे। 1760 के दशक के अंत में लंबे समय तक सूखा पड़ गया। 1870 के आसपास राजा जुगल किशोर ने एक अंग्रेजी फाइनेंसर से 84 लाख रुपए का लोन लिया, जिसे वो वापस नहीं कर सके। इसके बदले उन्हें अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा अंग्रेजी नील बागान मालिकों को सौंपना पड़ा। जैसा कि हम जानते ही हैं कि बिहार का चंपारण में अंग्रेज नील की खेती को बढ़ावा देकर मोटा पैसा कमा रहे थे। राजा जुगल किशोर सिंह के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेतिया राज की राजशाही खत्म कर दी और इसे जमींदारी में बदल दिया। मगर जमींदारी के तौर पर 1893 तक इस रियासत का राजपाट चलता रहा। 1893 आया, महज 40 साल की उम्र में बेतिया राज के आखिरी महाराजा हरेंद्र किशोर का निधन हो गया। राजा का कोई बेटा नहीं था। बेटी की चाहत में उन्होंने हालांकि कई शादियां की थी। उनकी बड़ी रानी शिवरतन कुंवर को बेतिया राज की जमींदारी सौंपी गई, लेकिन 1896 में शिवरतन कुंवर का भी निधन हो गया। ऐसे में अंग्रेजों ने हरेंद्र किशोर की दूसरी पत्नी जानकी कुंवर को उत्तराधिकारी मान लिया। लेकिन ब्रिटिशों को जानकी कुंवर ज्यादा दिनों तक रास नहीं आई। बताया जाता है कि उनसे जमींदारी छीनने के लिए कई षड्यंत्र रचे जा रहे थे। कहानी ये भी चलती है कि जानकी कुंवर उस समय पागल हो गई थी, अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। इस वजह से ब्रिटिश सरकार ने बेतिया राज में कोर्ट ऑफ वार्ड्स कानून लागू कर दिया। क्या होता है ये कोर्ट ऑफ वार्ड्स कानून? कोर्ट ऑफ वार्ड्स 1791 में ब्रिटिश सरकार का बनाया हुआ कानून है। इसके तहत जिस राजा या जमींदार के उत्तराधिकारी नहीं होते थे या अगर संतान नाबालिग हो तो उसके बालिग होने तक उस राज या जमींदारी की देखरेख ब्रिटिश सरकार के मैनेजर करते थे। कुल जमा रानी जानकी कौर को कोई बेटा नहीं था और दूसरी तरफ कंपनी से उनकी कुछ खास बन नहीं रही थी। इंडिया टुडे हिंदी के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट पुष्यमित्र से हमने बात की। इस स्टोरी के जो लेखक प्रोड्यूसर हैं प्रगति, उन्होंने बात की। पुष्यमित्र ने बताया, बेतिया में अकाल राहत के लिए अंग्रेज़ों ने एक बार रानी से नहर खुदवाने के लिए कहा, जिसका पूरा खर्च रानी उठाती।
रानी की तरफ से देरी किए जाने की बात उन्हें इतनी चुभ गई कि 1 अप्रैल 1897 से वहाँ कोर्ट ऑफ वार्ड्स लगा दिया गया। रानी को यह जानकारी बनारस के महाराजा से मिली, मगर वो तैयार नहीं हुई। वो बार बार अपील करती रहीं कि जांच की जाए। जांच के दौरान रानी को कुछ गणित के सवाल दिए गए, जिसका उन्होंने सही जवाब भी दिया, फिर भी उन्हें अयोग्य साबित कर उनकी अपील खारिज कर दी गई। 1911 में रानी को मानसिक रूप से असंतुलित घोषित कर दिया गया। अब ब्रिटिश सरकार ने बेतिया राज की सारी आय पर कब्जा कर लिया और रानी को 5,000 रुपये मासिक भत्ता मुहैया कराया जाने लगा। 5,000 रुपये। रिसर्चर राम्या बुद्धपल्ली एक लेख में लिखती हैं कि इसी बीच ब्रिटिश राजस्व विभाग की एक महिला अधिकारी कार्नेलिया सोराबजी जानकी कौर की करीबी दोस्त बन गई थी। अपनी किताब इंडिया कॉलिंग में सोराबजी ने जानकी कौर को आकर्षक और चतुर बताया। उन्होंने लिखा कि जानकी कौर को अपनी संपत्ति से जुड़े मुकदमों की पूरी जानकारी होती थी। दिलचस्प बात तो ये थी कि उन्होंने अपने सबसे बड़े विरोधी बनारस के महाराजा की तस्वीर कमरे में टांग रखी थी। जब सोराबजी ने उनसे इसकी वजह पूछी तो जानकी कौर ने कहा, मैं सुबह उठते ही उसकी शक्ल देखकर उसे कोसना शुरू कर देती हूँ। राजपाट चलाने में अक्षम घोषित किए जाने के बाद रानी को प्रयागराज भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी गुजारी। रिसर्चर राम्या बुद्धपल्ली अपने लेख में आगे लिखती हैं, जानकी कौर कभी गुस्से में बिना पर्दे के बगीचे में भाग जाती थी। आखिरकार उन्हें औपचारिक रूप से पागल घोषित कर दिया गया, जिससे उनकी जागीर पर उनका अधिकार और कमज़ोर होता चला गया। हालांकि जैसा हमने आपको पहले भी बताया, इस बाबत थ्योरीज बहुत सी चलती हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये बस रानी से संपत्ति हड़पने की एक साजिश थी। इस दौरान बेतिया की जागीर का बड़ा हिस्सा नीलाम कर दिया गया। आज़ादी के बाद 1954 में रानी जानकी कौर का निधन हो गया। उनकी मौत के केवल 9 दिन बाद बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने जागीर पर दावा ठोक दिया। बेतिया राज की ज़मीन बिहार सहित उत्तर प्रदेश के कई शहरों में है। कई लोग तो खुद को उत्तराधिकारी बताकर कोर्ट तक पहुंच गए। 1966 में पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ये साबित नहीं कर पाई कि बेतिया राज का कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं है। मामला एक बार फिर अटका रह गया। कई बरस गुजरने के बाद भी उत्तराधिकारी नहीं मिलने पर 2024 में राज्य सरकार ने विधेयक पास कराकर बेतिया राज की संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया। इस विधेयक के पास हो जाने के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में फैली बेतिया राज की 15,000 एकड़ जमीन, इमारतें और दूसरी तमाम संपत्तियों पर बिहार सरकार का कब्जा हो गया। इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज़ादी के 78 साल बाद भी बेतिया राज की जमींदारी कायम थी। उस जमींदारी का संचालन जरूर बिहार सरकार के अधिकारी कर रहे थे, मगर वे सिर्फ इसके कस्टोडियन मात्र थे, मालिक नहीं। इंडिया टुडे हिंदी के सीनियर करस्पॉन्डेंट पुष्य मित्र, जिनकी बात का भी हमने पहले भी जिक्र किया था, उन्हीं की एक रिपोर्ट के मुताबिक बेतिया राज में कोर्ट ऑफ वार्ड्स के लागू होने के बाद संपत्ति का विवरण सामने आया था। बिहार और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में उनकी ज़मीनें, 189 भवन, संपत्ति में 992 सोने और 7,111 चांदी की मोहरें शामिल होने की बात सामने आई थी। इसके अलावा मवेशी खाने में 55 घोड़े, 16 हाथी, 1 ऊंट, 63 बैल और 587 गायें थीं। बेतिया राज की वार्षिक आय उस समय के हिसाब से करीब 3,92,000 रुपए के करीब थी, जो आज की कीमत के हिसाब से बैठता है करीब 20 करोड़ रुपए के आसपास। इसके अलावा बाकी की संपत्ति जवाहरात खाने की तिजोरी में सुरक्षित थी, जो राजमहल के दूसरे तल पर है। 1990 में वहां चोरी हुई थी। इसके बाद जवाहरात खाने में बची हुई चीज़ें बेतिया की ट्रेजरी में रखवाई दी गई और बाद में भितिहरवा के म्यूजियम भेज दिया गया इसमें राजा का सिंहासन, तलवार, पीकदानी, सोने चांदी के थाल, ग्लास, बर्तन आदि शामिल हैं। फिलहाल बिहार सरकार बेतिया राज की संपत्तियों का ऑडिट करा रही है। सरकार को ऑडिट के दौरान कई और संपत्ति और ज़मीनों की जानकारी मिली है, यानी कि इस मामले में अभी और भी कई परतों का, और भी कई किस्से कहानियों का खुलना जारी है। किस्से कहानी जारी रहेंगे तारीख में भी। आज के एपिसोड में इतना ही। ये सारी जानकारियाँ जुटाई हैं, ये एपिसोड लिखा है हमारी साथी तारीख की लेखिका और प्रोड्यूसर प्रगति चौरसिया ने। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।